नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो निकाय चुनाव के नाम निर्देशन फॉर्म के स्क्रूटनी को लेकर के है। निकाय चुनाव आप जानते ही होंगे, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के। तो आज हम जानेंगे कि हम नाम निर्देशन फॉर्म की स्क्रूटनी समीक्षा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और किस तरह से स्क्रूटनी को करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाम निर्देशन फॉर्मों की स्क्रूटनी समीक्षा। नाम निर्देशन फॉर्मों की समीक्षा में निम्न बिंदु आवश्यक हैं। समीक्षा हेतु आवश्यक बिंदु। नंबर 1, नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा स्क्रूटनी नियत दिनांक, समय व स्थान पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी। जी हाँ, जो नाम निर्देशन पत्र होते हैं उनकी जो स्क्रूटनी होती है उसका एक डेट रहती है, समय रहता है और किस स्थान पर होगी इसका भी एक निश्चित होता है। नंबर 2, स्क्रूटनी कार्य नियत दिनांक को निर्धारित समय पर प्रारंभ कर दिया जाए। स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त उम्मीदवार या उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता या उम्मीदवार का कोई प्रस्तावक या उम्मीदवार द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। जब स्क्रूटनी होती है तो वहाँ पर जो उम्मीदवार होता है वो स्वयं भी रह सकता है, या उसका एजेंट रह सकता है, या उसका प्रस्तावक रह सकता है, या इन सब के अलावा कोई अन्य व्यक्ति रहता है। तो उस व्यक्ति का लिखित में कोई ना कोई लेटर होगा जो उम्मीदवार उसको जारी करता है। पॉइंट नंबर 3, किसी उम्मीदवार की ओर से प्रस्तुत सभी नाम निर्देशन पत्रों को पहले से ही एक साथ रख लिया जाए ताकि उनकी एक साथ समीक्षा स्क्रूटनी की जा सके। देखिए, जो मेंबर्स होते हैं, जो उम्मीदवार होता है, वो एक उम्मीदवार एक बार में 4 फॉर्म को सबमिट कर सकता है, 4 फॉर्म जमा कर सकता है अधिकतम। तो अगर एक उम्मीदवार के एक से अधिक फॉर्म आए हैं तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले उन सभी फॉर्म को एक साथ रख लेंगे ताकि उनकी स्क्रूटनी एक ही साथ की जा सके। सभी उम्मीदवार अथवा उनके निर्वाचन एजेंट या प्रस्तावक या उम्मीदवार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्राप्त समस्त नाम निर्देशन पत्रों के परीक्षण का पूर्ण अवसर दिया जाए। जिस दिन स्क्रूटनी हो रही होगी उसी दिन जो आर ओ साहब हैं उनके द्वारा अगर उनका उम्मीदवार फॉर्म को परीक्षण करने के लिए मांगता है तो हम उनको फॉर्म देने के लिए मना नहीं करेंगे, उनको एक मौका देंगे ताकि वो अपने फॉर्म को दोबारा से चेक कर सकें। किसी नाम निर्देशन पत्र को निम्न में से किसी एक आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है। देखिए, जो स्क्रूटनी होती है तो उस पर कुछ रिजेक्ट भी होंगे फॉर्म, तो उनको रिजेक्ट करने के कुछ आधार होते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 43 का तथा 13 का व घा एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 11 तथा 24 व 25 के अंतर्गत अहर्य नहीं है या अनर्ह है। देखिए, वो ये जो उत्तर प्रदेश अधिनियम 1916 की जो धारा है, वो जो अटैचमेंट है 54, उसमें कुछ रूल दे रखे हैं जो स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। तो उनके अंतर्गत अगर वो है तब तो ठीक है, अगर उनके अंतर्गत एक भी शर्त पूरी नहीं करता है तो उस फॉर्म को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, अभ्यर्थी उस व्यक्ति के समरूप नहीं है जिसका नंबर व नाम मतदाता सूची में नाम निर्देशन पत्र में उक्त अभ्यर्थी के नंबर व नाम के रूप में दिया है। जो निर्वाचक नामावली है, अगर व्यक्ति उसमें मेल नहीं खाता है तो आप इस आधार पर उसका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, अभ्यर्थी या प्रस्तावक का हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी वास्तविक नहीं है या उसे जबरदस्ती या अनवांछित प्रभाव द्वारा प्राप्त किया गया। देखिए, इसमें जो प्रस्तावक है या उम्मीदवार है, अगर उनका अंगूठा हो या उनके सिग्नेचर हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ज़बरदस्ती लिए गए हों या किसी दूसरे प्रभाव के द्वारा प्राप्त किया गया हो, तब भी उस फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अभ्यर्थी अध्याय 5 के प्रास्ताव 7 और 8 के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल हुआ हो। देखिए, जो उम्मीदवार है वो अध्याय 5 के प्रास्ताव 7 और 8 हैं, जो कि मैं स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उनको।
अगर उनका अनुपालन करने में भी सक्सेस नहीं हुआ है, विफल हुआ है, तब भी इस आधार पर फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। ये देखिए पॉइंट्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा निर्धारित जमानत की धनराशि ना जमा की हो या ना जमा कराई हो। देखिए जो परिषद में जो पार्षद होते हैं, जो उम्मीदवार होता है, उनकी जमानत धनराशि अलग अलग हिसाब से होती है। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनकी 1,000 रुपये जाती है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी 2,000 जाती है। तो जो उम्मीदवार पार्षद होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनकी जो जमानत धनराशि है वो कोषागार के निर्धारित हेड में जमा कराई जाती है और उसका चालान जो है नामनिर्देशन पत्र के साथ लगता है। अगर उसने जमानत राशि जमा ना कराई हो तब भी उसका नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ने निर्वाचित किए जाने हेतु यथास्थिति सदस्य या पार्षद पद के लिए 21 वर्ष तथा अध्यक्ष या महापौर पद के लिए 30 वर्ष की अपेक्षित न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो। देखिए जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्षद होते हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और जो महापौर या अध्यक्ष होते हैं उनके लिए अधिक न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगर ये शर्त पूरी नहीं करते हैं, वो एक पार्षद 21 वर्ष से कम का है और अध्यक्ष या महापौर हैं वो 30 वर्ष से कम के हैं, तब भी उनका नाम निर्देशन पत्र रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला है पॉइंट्स। प्रस्तावक को उस वार्ड या निर्वाचन के क्षेत्र के लिए मतदाता के रूप में नामावलीगत नहीं किया गया है जिसके लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार अगर वार्ड नंबर 5 से, मान लीजिए वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रहा है, तो उम्मीदवार वार्ड नंबर 4 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। जितने भी वार्ड हैं उम्मीदवार उसमें किसी भी वार्ड से हो सकता है, लेकिन प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए जिस वार्ड से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। अगर उम्मीदवार वार्ड 5 से चुनाव लड़ रहा है तो प्रस्तावक जो है वार्ड 5 का ही होगा। अगर प्रस्तावक वार्ड 5 का नहीं है तो इस आधार पर भी फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा। और एक उम्मीदवार का एक ही प्रस्तावक होता है। अगर एक प्रस्तावक ने एक से अधिक फॉर्म पर सिग्नेचर किए हैं, यानी कि वो एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्तावक बन गया है, तब भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रस्तावक ने एक ही वार्ड में एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर किया है तो प्रथम अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र को छोड़कर शेष समस्त अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र अविधिमान हो जाएंगे। जो भी मैंने बताया था कि जो एक उम्मीदवार के लिए केवल एक ही प्रस्तावक होता है। अगर एक प्रस्तावक ने एक से अधिक उम्मीदवार के लिए समर्थन दिया है या उनके नाम निर्देशन पत्र पर साइन किए हैं तो एक पत्र को छोड़ करके, एक नाम निर्देशन पत्र को छोड़ करके शेष समस्त अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र रिजेक्ट हो जाएंगे। अगला पॉइंट्स है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए रिजर्व निर्वाचन क्षेत्र के मामले में उम्मीदवार ऐसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य या महिला जैसी भी स्थिति तो नहीं है, तब भी उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, अगर किसी वार्ड में आरक्षण है, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो या पिछड़ा वर्ग का हो या महिला के लिए, अगर वो उम्मीदवार रिजर्व कैटेगरी का नहीं है तो इस स्थिति में भी उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे जो आरओ को समझने चाहिए। नंबर 1, यदि नाम निर्देशन पत्र की स्क्रूटनी के समय किसी उम्मीदवार की हैसियत आरक्षित सीट के सापेक्ष निर्वाचित किए जाने के लिए पात्रता पर विचार किए जा रहे हैं, किसी अभ्यर्थी की प्रस्तुति के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है तो रिटर्निंग अधिकारी उस अभ्यर्थी की दावेदारी के समर्थन में निर्दिष्ट मूल्य प्रमाण पत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने को कह सकते हैं। ये मतलब ये है कि अगर जो रिजर्व सीट है उसके सापेक्ष निर्वाचित किए जाने वाले कैंडिडेट की पात्रता पर विचार किया जा रहा है तो आरओ साहब उससे कोई भी प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। अगला पॉइंट है, प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र के बारे में रिटर्निंग अधिकारी ये समाधान कर लें कि नाम निर्देशन पत्र विधिमान है। यदि नाम निर्देशन पत्र की वैधता के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाए
तो उसका निपटारा करने के लिए संक्षिप्त जांच करनी चाहिए, और यदि आरोप को प्रथम दृष्टया खारिज नहीं किया जा रहा हो तो अभ्यर्थी को उसका खंडन करने का अवसर निर्धारित अवधि के अंदर दिया जाना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी के लिए आपत्ति पर अपना विनिश्चय लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक है। वही अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है तो उस ऑब्जेक्शन का निपटारा करने के लिए उम्मीदवार को एक समय दिया जाना चाहिए, और अगर ये चीज़ पाई जाती है तो जो आरओ साहब हैं उसको लिखित रूप में दर्ज करेंगे। पॉइंट्स नंबर 3, ये ध्यान रखने योग्य है कि किसी आपत्ति को सिद्ध करने का दायित्व आपत्तिकर्ता का है। जो उम्मीदवार ऑब्जेक्शन कर रहा है तो उसको अपनी आपत्ति सिद्ध करनी पड़ेगी। उसके लिए चाहे उसके लिए कोई सर्टिफिकेट लाना पड़े, कोई दस्तावेज लाना पड़े, वो प्रस्तुत करेगा तभी आपत्ति जो है सिद्ध होगी। स्क्रूटनी में किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी भूल पर या ऐसी त्रुटि पर जो सारभूत प्रकार की ना हो ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, कोई लिपिकीय या कोई प्रिंटिंग संबंधी मिस्टेक है तो अब वो बहुत मामूली सी प्रकार की, तो उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। कोई नाम निर्देशन पत्र मात्र इस आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए कि स्क्रूटनी के समय उम्मीदवार या उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं था। जब स्क्रूटनी हो रही हो उस समय अगर कोई उम्मीदवार भी ना हो, उसका प्रस्तावक भी ना हो, या एजेंट भी ना हो, या कोई भी ना हो, तो आप उसका फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। यदि किसी उम्मीदवार के नाम निर्देशन पत्र पर यह आपत्ति की गई है कि उक्त उम्मीदवार का नाम अन्य नगरीय निकाय या अन्य पंचायत की मतदाता सूची में सम्मिलित है तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को प्रतिवाद करने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा दोनों पक्षों का विधिवत साक्ष्य लेकर तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वयं भी जांच कर निश्चित रूप से निर्णय दिया जाना चाहिए कि किस स्थान पर उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में सही रूप में अंकित है, तथा उम्मीदवार से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जा सकता है कि अन्य नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम गलत रूप में अंकित है जिसकी उसको जानकारी नहीं है और ना उसने उस प्रविष्टि का कभी किसी रूप में उपयोग किया है, तथा ये वो सामान्यतः वहाँ निवास नहीं करता है और किसी अन्य स्थान से उसने नाम निर्देशन पत्र नहीं भरा है। अगर किसी भी उम्मीदवार का नाम दो जगह है और कोई ऑब्जेक्शन करता है तो हम उम्मीदवार से इस बात का प्रमाण पत्र ले सकते हैं, शपथ पत्र ले सकते हैं कि वो ये डिक्लेयर करे कि वो उस नाम का कोई मिसयूज नहीं करेगा और वहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। इस बात का शपथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसको बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है, आपत्तियों के निराकरण के पश्चात प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसे एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के संबंध में निश्चित मत लिखित रूप में अंकित किया जाए। यदि नाम निर्देशन पत्र रिजेक्ट करने का निर्णय हो तो ऐसे कारणों का संक्षिप्त उल्लेख अवश्य किया जाए। देखिए, अगर जो नाम निर्देशन पत्र है अगर वो स्वीकृत होता है तो आरओ साहब को उस पर स्वीकृत लिखना पड़ेगा, और अगर रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट होने का कोई ना कोई कारण होगा, तो संक्षिप्त रूप में रिजेक्शन का कारण जो है आरओ साहब को लिखित रूप में देना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए हैं और यदि एक भी स्वीकृत हो जाता है तो वो उम्मीदवार विधिक दृष्टिकोण से उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से नाम निर्दिष्ट समझा जाएगा। देखिए, एक उम्मीदवार अधिकतम 4 फॉर्म सबमिट कर सकता है, तो 4 में से अगर एक फॉर्म भी उसका एक्सेप्ट हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है, तो वो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो जाता है। दोस्तों, ये मैंने आपको जो चीज़ बताई हैं स्क्रूटनी के संबंध में, एक बार आप लोग अपने स्तर से भी रिसर्च कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।